नमस्कार। आज हम लोग फिर से हमारी मैरिज सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है आप उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा और वैसे कॉमन भी है और एक टफ भी है कि हम खुद से कैसे जज करें हमारे बर्थ चार्ट को देखकर कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारे लिए कितना आप कह लीजिए आइडियल होगा या जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उस प्रकार का होगा या नहीं होगा या उसमें क्या क्वालिटीज़ है या उसमें क्या कमियां हैं। इन सभी बातों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इन जनरल जो सोसाइटी में जैसे देखा जाता है एक लाइफ पार्टनर को वेदर यू आर मेल और यू आर अ फीमेल, जो हमारी अपेक्षाएं रहती हैं कि हमारा जीवन साथी इस प्रकार का कुछ होना चाहिए जिसे हम लोग आइडियल लाइफ पार्टनर भी कह सकते हैं। तो उस आइडियलिटी को मैं डिफाइन करने के लिए इस वीडियो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। कि पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो हाउ ही और शी लुक्स, बिकॉज़ ये मैं डिनाई नहीं करता कि मोस्ट ऑफ अस कहीं न कहीं ये ज़रूर सोचते हैं या देखते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर दिखने में सुंदर होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए। तो पहले हम उस पार्ट की बात करेंगे कि हम कैसे जज कर सकते हैं कि वेदर जो हमारा लाइफ पार्टनर होगा वो हाउ ही और शी लुक्स, वेदर ये वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के कि हमारा जो लाइफ पार्टनर होगा वो हमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, स्पेशली इन टर्म ऑफ फाइनेंस, कि वेल्थ को लेकर वो हमारे लिए कैसा रहेगा। सेकंड पार्ट ये। थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन कि हमारी जो मैरिज होगी, हमारा जो वैवाहिक जीवन होगा, उसमें संतुष्टि, उसमें सेटिस्फेक्शन कितना रहेगा। हम ये देखेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन है जो सेटिस्फेक्शन को सपोर्ट करते हैं कि हाँ वैवाहिक जीवन संतुष्ट होगा, या वो कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं मैरिज में प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हुई देखी जाएगी उन कॉम्बिनेशन की हेल्प से। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आप लास्ट में जाके कुछ कंक्लूड समअप कर पाएंगे। कुछ जगह हम लोग डेफिनेटली बर्थ चार्ट की हेल्प लेंगे यहाँ पे, उसके उसके थ्रू हम प्रेडिक्ट करेंगे चीज़ों को। साथ में कुछ जगह हमें ऑब्जर्वेशन भी देखनी होगी। हम बात करेंगे वो ऑब्जर्वेशन क्या है, उसे कैसे हमें कंक्लूड करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट वन इज़ व्हाट, कि हम कैसे जज कर सकते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर किस प्रकार का दिखता होगा, वेदर ही और शी इज गुड लुकिंग और नॉट। देखिए, पहली बात की वीनस और जो मून है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वीनस इज व्हाट द कारक ऑफ ब्यूटी आप कह सकते हैं। वहीं चंद्रमा जो है वो सॉफ्टनेस को दिखाते हैं, वो ग्रेसफुलनेस को दिखाता है और वो एलिगेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। वीनस बताता है कि हाउ योर पार्टनर बिहेव्स, किस प्रकार से वो बातचीत करेंगे, कैसा उनका बिहेवियर होगा, ये काफ़ी हद तक हम लोग वीनस से जज करते हैं। साथ ही सेवंथ लॉर्ड, बिकॉज हम जानते हैं कि सप्तम भाव आपका मैरिज हाउस है, उसके जो स्वामी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उससे पहले इन जनरल अगर हम बात करें, यदि वीनस आपके बर्थ चार्ट में एरी साइन में है, मतलब कि मिथुन राशि में, तुला राशि में या कुंभ राशि में है, तो ये दिखाता है कि आपका लाइफ पार्टनर काफ़ी हद तक एलिगेंट होगा। एलिगेंट से मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे बातचीत करने की समझ होगी, व्यवहारिक होगा, आप ये कह सकते हैं। दूसरा, यदि मान लीजिए आपके शुक्र देव यदि अर्धी साइन में है, वृषभ राशि में है, कन्या राशि में है या मकर राशि में है, तो ये दिखाता है कि आपका लाइफ पार्टनर काफ़ी हद तक सेंसुअल होंगे, इमोशनल होंगे, मतलब कि आपके इमोशंस को वो समझते हुए देखे जाएंगे, आप ये बोल सकते हैं। वहीं यदि वीनस आपके बर्थ चार्ट में जलीय राशियों में है, 4, 8, 12 में है, तो ये दिखाता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर काफ़ी हद तक पैशनेट होंगे। मतलब कि आप जिसे कहते हैं ना कि लव इज़ व्हाट ऑन दैट साइड, दैट इज़ पोजेशन, कि पॉसेसिव जिसे हम लोग कहते हैं, जो बहुत सोचते हैं लाइफ पार्टनर के बारे में, मेरी मैरिज ऐसे होनी चाहिए, मेरी शादी ऐसे होनी चाहिए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। ये हमने बात करी वीनस को लेकर। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी, सेवंथ लॉर्ड, यदि आपके चंद्रमा या शुक्र के साथ, सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा या शुक्र के साथ युति बनाकर शुभ भावों में या शुभ राशियों में अगर बैठे हैं, फिर से रिपीट करूंगा, आपके सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा या शुक्र के साथ या दोनों के साथ यदि युति बनाकर
शुभ भाव में, शुभ राशि में अगर बैठे हैं, तो ये दिखाता है कि आपके लाइफ पार्टनर डेफ़िनेटली, आपके लाइफ पार्टनर जो है वो गुड लुकिंग होंगे। एक कॉम्बिनेशन ये। सेकंड कॉम्बिनेशन कि यदि आपके बर्थ चार्ट में, लग्न चार्ट में शुक्रदेव या चंद्रमा सप्तम भाव में या पहले भाव में बहुत सुंदर स्थिति में हो, एग्जॉल्टेशन में हो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, चंद्रमा या शुक्र आपके सप्तम भाव या पहले भाव में बहुत सुंदर स्थिति में हो, तो भी ये दिखाता है कि आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे दे आर गुड लुकिंग। सेकंड कॉम्बिनेशन। थर्ड की हम बात करते हैं, यदि आपके बर्थ चार्ट में जो आपके दराकार का है, जो आपके बर्थ चार्ट में वह प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे कम है, दैट इज दराकार का। यदि दराकारका का किसी भी तरह का कनेक्शन बनता है शुक्रदेव के साथ या चंद्रमा के साथ, द कंजंक्ट अगर है, युति बना रखी है उन्होंने साथ में दराकारका ने आपके, और फिर से शुभ भाव में अगर वो बैठे हैं या शुभ राशि में अगर बैठे हैं, तो भी ये इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे डेफिनेटली दे आर वो गुड लुकिंग होंगे। एक और चीज़ आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि किसी प्रकार का मैलेफिक एस्पेक्ट सैटर्न का कह लीजिए, आप राहु केतु का कह लीजिए, वो इन्वॉल्व ना हो। ये पॉइंट, यही कॉम्बिनेशन आप अपने D9 चार्ट, नवमास चार्ट में भी देखें। अगर इनमें से कोई एक भी कॉम्बिनेशन अगर दोनों जगह है आपके D1 D9 में, तो काफ़ी हद तक ये अश्योर कर देता है कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो गुड लुकिंग होंगे। एक ही बात। दूसरी बात कि आपके सेवंथ लॉर्ड का जो चौथा पॉइंट है, आपके सेवंथ लॉर्ड का जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है कि यदि आपके सेवंथ लॉर्ड मार्स के साथ, मंगल देव के साथ यदि अच्छे भाव में अगर बैठे हैं, शुभ भाव में अगर बैठे हैं, तो ये दिखाता है कि जो एक मैनली क्वालिटी, स्पेशली मैं बात वुमेन्स के लिए कह रहा हूँ, स्पेशली ये बात फीमेल बर्थ चार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो फीमेल के लिए कह रहा हूँ कि अगर मंगल देव सेवंथ लॉर्ड के साथ शुभ भाव में, शुभ राशि में अगर बैठे हैं, तो ये दिखाता है कि योर लाइफ पार्टनर इज हैंडसम, हैविंग शार्प फीचर, और साथ ही अ टाइप ऑफ अ मैनली ऑरा, इट इज अ टाइप ऑफ अ ऑथोरिटेटिव फिगर, ऐसा कुछ हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। तो ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया चार आपको, इन्हें आप अपने बर्थ चार्ट में ज़रूर देखें। यदि ये आपके लग्न चार्ट में इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन है और आपके D9 चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो वो अश्योर करता है कि आपका लाइफ पार्टनर काफ़ी हद तक डेफिनेटली वो गुड लुकिंग होगा। कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन की बात करी है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन नहीं है, ये मैंने जनरलाइज बात रखी है अपनी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कि हम जब आइडियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो पहला हमने ऑप्ट किया कि गुड लुकिंग है या नहीं है। दूसरा पार्ट हम बात करते हैं, दैट इज आपके लाइफ पार्टनर सपोर्टिव होंगे या नहीं, स्पेशली इन टर्म ऑफ फाइनेंस की, फाइनेंस वाइज वो कितने स्ट्रांग होंगे, चाहे आप वेदर यू आर मेल वेदर यू आर फीमेल, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। तो फिर से कि पहला पॉइंट तो ये ज़रूरी है कि आपके वीनस जो है वो बर्थ चार्ट में सही भाव में, कह लीजिए सही राशि में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यदि वीनस आपके बर्थ चार्ट में नीच के है, 8th हाउस में है, 6th हाउस में है, या किसी और तरह से कंजंक्ट है किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ, तो भी ये दिखाता है कि डेफिनेटली जो फाइनेंस को लेकर आप, ठीक है मैं ये नहीं कहता कि आपका लाइफ पार्टनर का फाइनेंस या फाइनेंशियल साइड स्ट्रांग नहीं होगा, बट थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन जरूर देखे जाएंगे। हाँ, सेकंड कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, यदि सेवंथ लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में, सेवंथ लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में यदि किसी योग कारक ग्रह के साथ युति बना रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी यदि आपके बर्थ चार्ट में किसी योग कारक ग्रह के साथ युति बना रहे हैं और वो दूसरे या 11वें भाव में बैठे हैं, योग कारक ग्रह के साथ युति बना रहे हैं और दूसरे या 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये दिखाता है कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल साइड है वो बढ़ता हुआ देखा जाएगा, चाहे वो आपके एंड से हो चाहे आपके लाइफ पार्टनर की हेल्प से हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि मान लीजिए कि आप, आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, जेमिनी एसेंडेंट अगर आप है, तो आपकी कुंडली में जो शुक्र देव हैं वो योग कारक ग्रह बनते हैं, वो पंचम भाव के स्वामी भी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए कि यदि आपकी कुंडली जो मिथुन लग्न की है, तो वहाँ
शुक्र देव आपके योग कारक ग्रह बनते हैं, जो पंचम भाव के स्वामी भी है और 12वें भाव के स्वामी भी है। तो वहाँ यदि शुक्र वहाँ 11वें भाव में या दूसरे भाव में बैठते हैं तो अच्छी बात है। और मान लीजिए कि वो 7th लॉर्ड के साथ है, आपके 3 नंबर आपका एसेंडेंट, ठीक सामने 9 नंबर आपका 7th लॉर्ड, मतलब गुरुदेव बृहस्पति, मतलब कि शुक्र देव और बृहस्पति देव, जुपिटर और वीनस, ये दोनों युति बनाकर आपके 2nd हाउस या 11th हाउस में अगर बैठते हैं तो डेफिनेटली अश्योर करता है कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में जो वेल्थ फ्लो है वो बढ़ता हुआ देखा जाएगा, डेफिनेटली होगा। हाँ, बस ये जरूर आप देखें कि कहीं जो आपके 7th लॉर्ड या जो हमने बात रखी है योग कारक ग्रह आपके D9 चार्ट में कहीं डेबिलिएशन में या नीच में या अशुभ राशियों में ना बैठे, ये चीज। थर्ड वन कि आपका 5th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। तो सिर्फ 2 रीजन है इसके। पहला रीजन तो 5th हाउस हमारी जो पुण्य कर्म उनको दिखाता है, हमारी जो पास्ट लाइफ की जो ब्लेसिंग्स है उनको रिप्रेजेंट करता है, पंचम भाव। और दूसरी बात, जो पंचम भाव है आपके 7th हाउस से सप्तम से 11वां स्थान, सप्तम से आपके 11वां स्थान, एंड 11th हाउस इज व्हाट, हाउस ऑफ इनकमिंग गेन, जहाँ से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में मनी फ्लो आएगा, दैट इज 11th हाउस। चूंकि 5th हाउस आपके सप्तम से 11वां भाव है तो आपका 5th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। वो भी अगर स्ट्रांग है तो भी दिखाता है कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में वेल्थ फ्लो बढ़ेगा। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ लग्न चार्ट के साथ साथ आप इन सभी बातों को D9 में जरूर क्रॉस वेरीफाई करना, नवमास चार्ट में जरूर क्रॉस वेरीफाई करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन इज व्हाट कि आपका 8th लॉर्ड यदि स्ट्रांग है। क्यों 8th लॉर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 8th लॉर्ड जो आपका वो 7th से 2nd है, सप्तम भाव से दूसरा स्थान है, मतलब कि आपके जो पार्टनर की वेल्थ है उसको हम 8th हाउस से देखते हैं। आपका 8th हाउस स्ट्रांग है आपके बर्थ चार्ट में तो डेफिनेटली दिखाता है कि आपको मैरिज के बाद या मैरिज के थ्रू डेफिनेटली कहीं ना कहीं गेन जरूर होगा, डेफिनेटली गेन जरूर होगा। ये कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में चेक किया। अब मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है या आपके पास आपके लाइफ पार्टनर का चार्ट भी है तो उस पर आप एक कॉम्बिनेशन चेक कीजिए, आपके लाइफ पार्टनर में कॉम्बिनेशन चेक कीजिए कि यदि उनके 7th लॉर्ड 10th हाउस में है, फिर से रिपीट करूंगा, यदि उनके 7th लॉर्ड 10th हाउस में है या उनके 10th लॉर्ड 1st हाउस में लग्न में, ये आपको आपके पार्टनर की कुंडली में चेक करना है कि उनके सप्तम भाव का स्वामी 10वें भाव में है या 10वें भाव का स्वामी यदि लग्न में है। तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो करियर को लेकर काफ़ी, आप कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट होंगे, डिसिप्लिन होंगे, इन शॉर्ट की जिसे हम कहते हैं कि हार्ड वर्किंग जो होते हैं व्यक्ति विशेष, जो डेफिनेटली मेहनत करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, वो आपका लाइफ पार्टनर होंगे। और एक बात की एक लास्ट कॉम्बिनेशन आप जरूर देखें कि यदि आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में यदि जो लग्न लॉर्ड है यदि वो नीच अवस्था में है, तो डेफिनेटली, देखो मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होंगे, शायद वो लेजी भी हो सकते हैं, मैं शायद कह रहा हूँ बिकॉज हमें और चार्ट जरूर देखना होगा। तो ये जरूर देखें यदि आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में यदि लग्न लॉर्ड यदि नीच अवस्था में है तो ये दिखाता है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल होंगे डेफिनेटली, तो वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट जरूर करेंगे। तो ये हमने सेकंड पार्ट रखा। तो हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया कि हाउ आवर लाइफ पार्टनर लुक्स, किस प्रकार के दिखेंगे। दूसरा हमने बात करी कि वेदर वो हमें सपोर्टिव होंगे या नहीं होंगे। इस पर एक पॉइंट और आप ऐड कर लीजिए, आप खुद से एनालाइज कीजिएगा। मैं स्टार्टिंग में आपको कहा था कि कुछ जगह हम चार्ट की हेल्प लेते हैं, कुछ जगह हमें खुद से भी ऑब्जर्वेशन करना होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमने फाइनेंस की बात करी कि फाइनेंशियली वो आपको सपोर्ट करेंगे। एक और बात की, कुछ हमारे दिमाग में ऐसा आइडियोलॉजी होती है, कुछ हम सोचते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं सपोज कीजिए मैं फ्रॉम द फीमेल साइड मान लो एक पॉइंट रखता हूँ कि मान लो कि कोई महिला, कोई व्यक्ति विशेष, कोई लेडी अगर है वो चाहती है कि वो लाइफ में जॉब करे आफ्टर मैरिज भी, या खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहती है। अब
यहाँ ठीक है, चार्ट मैटर करता है, बट कुछ जब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलने जा रहे हैं या जिनसे आपकी शादी होने वाली है, आप उनसे मिलने जा रहे हैं, तो आप वहाँ उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन। आप क्वेश्चंस की फॉर्म में आप उसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि वेदर कि क्या मैं शादी के बाद भी जॉब कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में कुछ हैं ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़, पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष हैं, जो चाहते हैं कि शादी के बाद जो लड़की है वो जॉब ना करे, ऐसा कुछ। ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया आपको। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसे हैं या सभी लोग ऐसे नहीं हैं। डेफ़िनिटली हैं इस तरह के लोग, तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मेल हैं, तब भी आपकी कोई क्वेरी है लाइफ़ पार्टनर को लेकर, वो आप डायरेक्टली स्पेशली आपको मालूम पड़ गया कि मुझे इनसे शादी करनी है, जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो उस समय आप खुद से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे, जिससे आपको उनके साइकोलॉजी का आइडिया मिलेगा। नाउ अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्वालिटी चाहिए, आपकी कैसी क्वेरी है, तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा। बिकॉज़ आप 100% बर्थ चार्ट पे डिपेंड नहीं रह सकते। बिकॉज़ उसे बहुत प्रैक्टिकली एनालाइज़ करना दशा के हिसाब से, महादशा के हिसाब से, ट्रांजिट के हिसाब से, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमें खुद से ऑब्ज़र्व भी करनी होंगी। तो ये हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे कि हमारी मैरिज में सैटिस्फैक्शन कितना होगा या नहीं होगा। सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि विवाह में मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बिकॉज़ मैरिज इज़ अ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूट। आपको बहुत समय तक या आप ऐसा कह लीजिए आखिरी साँस तक आपको किसी के साथ समय गुज़ारना है, समय निकालना है। तो समय गुज़ारना होता है, एक समय एन्जॉय करना होता है। तो वो डिपेंड करता है सैटिस्फैक्शन पे। देखिए मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि मान लिया पहली बात तो ये कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये हर एक चार्ट में बहुत रेयर चार्ट है पॉसिबल होता है कि जब आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर के साथ आप सेटिस्फाइड भी हैं, हर तरह से संतुष्ट भी हैं, इमोशनल रूप से, फिज़िकल रूप से और दूसरी बात कि वो आपको फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो अपने फर्स्ट पॉइंट देखिए कि गुड लुकिंग भी बहुत है। तीनों पॉइंट्स तो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाना इट इज़ नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। बट मेरे हिसाब से अगर ये लास्ट वाला पॉइंट अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर है ये सैटिस्फैक्शन, तो मुझे लगता है कि बाकी जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हैं वो धीरे-धीरे बैलेंस हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पहली बात तो जो मैरिज का कार्मिक एक्सिस है वो आपका फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस है। दैट इज द कार्मिक एक्सिस ऑफ मैरिज। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट हाउस इज द यू, आप खुद क्या है। सेवेंथ हाउस इज व्हाट कि आपके अलावा सामने वाले सब कुछ जो है वो सेवेंथ हाउस है। सो आपका सामने वाले के साथ ट्यूनिंग या सामने वाले की आपके साथ ट्यूनिंग जो है वो हम फर्स्ट सेवेंथ हाउस से देखते हैं। अब यहाँ यदि मान लीजिए कि मैं पहले उन बातों को करता हूँ जो बताते हैं कि मैरिज सेटिस्फेक्शन कम होगा या ना हो, ऐसा भी कह सकते हैं आप। फिर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम जज करते हैं कि मैरिज में सैटिस्फैक्शन डेफिनिटली होगा। पहला पॉइंट तो इस एक्सिस पे राहु या केतु नहीं होने चाहिए। आपने आपके बर्थ चार्ट में तो डेफिनिटली आपको कहीं न कहीं जो कार्मिक सफरिंग है उससे होकर गुज़रना पड़ेगा। और राहु केतु जो पूर्ण रूप से कार्मिक प्लैनेट्स हैं, जो जिस भी भाव में, जिस भी एक्सिस में अगर बैठते हैं तो डेफिनिटली आपका वहाँ से पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कुछ ड्यूज़ है जो आपको यहाँ पे करने होंगे। तो यदि राहु पहले भाव में है या केतु पहले भाव में है या राहु सप्तम भाव में है, केतु सप्तम भाव में यदि है, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ कार्मिक ड्यूज़ है आपके आपके लाइफ़ पार्टनर के साथ जो आपको यहाँ पे करने होंगे। मीन्स कि ये जो एक्सेस है ये आप ऐसा कह लीजिए कि 100% बहुत अच्छी मैरिज जाएगी उसको रिप्रेज़ेंट नहीं करता। देखो मैं ये नहीं कहता कि केतु या राहु 7th हाउस में तो डिवोर्स हो जाएगा, मैं उसकी बात नहीं करता। उसके लिए हमें चार्ट डिटेल में देखना होगा, बट हाँ, ये बताता है कि डेफ़िनिटली देयर इज़ अ लूप होल, कहीं न कहीं इमोशनल गैप कह लीजिए, फिज़िकल गैप कह लीजिए, मेंटल गैप ज़रूर आपके लाइफ़ पार्टनर के बीच में होगा। वो आइडियोलॉजिकल हो या किसी भी तरीके से हो सकता है वो, डेफ़िनेट ज़रूर है ये। दूसरी बात कि आपके बर्थ चार्ट में या आपके लाइफ़ पार्टनर के बर्थ चार्ट में, दोनों में आप ये चेक कर सकते हो, यदि आपका चंद्रमा बिकॉज़ मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो कि हर चीज़ मन से होती है। हमारा अगर मन किसी के साथ लग जाता है तो फिर वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, हम हमारी ज़िंदगी बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। बट हम खुद से
अंदरूनी रूप से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है हमारे अंदर, तो डेफिनेटली दिखाता है कहीं न कहीं आपका मूड जो अफेक्टेड है। तो पहली बात तो ये, आपके आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में यदि चंद्रमा यदि बुध के नक्षत्र में है, मतलब कि चंद्रमा तो रेवती नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, या अश्लेषा नक्षत्र में है, या केतु के नक्षत्र में है, मतलब कि मूला में, मघा में, या अश्विनी नक्षत्र में अगर है, आपका चंद्रमा या आपके लाइफ पार्टनर का चंद्रमा बुध या केतु के नक्षत्र में, जो मैंने 6 नाम लिए, अगर इन नक्षत्रों में, इन गण मूल नक्षत्रों में अगर है, इवन यदि आपका 7th लॉर्ड भी, सप्तम भाव का स्वामी आपका या आपके लाइफ पार्टनर का 7th लॉर्ड भी यदि इन नक्षत्रों में है, तो ये डेफिनेटली दिखाता है कि लाइफ में कोई ना कोई मैरिज के रिगार्डिंग एक पार्ट जरूर छूट जाएगा। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर बहुत वेल्दी है, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, बट कहीं ना कहीं इमोशनल गैप रह जाएगा। या मान लीजिए कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि इमोशनल गैप फुलफिल हो जाए। मेरे कहने का मतलब है कि मैरिज में कोई ना कोई एक पार्ट जरूर छूट जाएगा। अब वो फाइनेंशियल साइड भी हो सकता है, आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, आपका फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, रेपुटेशन। रेपुटेशन से मतलब मेरी कि क्या वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों, मेल के केस में और फीमेल के केस में कोई ना कोई एक पार्ट जरूर यहाँ प्रॉब्लमेटिक होता हुआ देखा जाएगा। बिकॉज रिमेंबर, जब हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा नक्षत्र में है बुध के, मतलब कि ज्येष्ठा, रेवती या अश्लेषा में, मैरिज में हम इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअलिटी यूज नहीं कर सकते, मर्करीज और इंटेलेक्चुअलिटी, तो इसलिए ये सही नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि आपके आपके लाइफ पार्टनर के बर्थ चार्ट में चंद्रमा यदि केतु के नक्षत्र में है, केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट को दिखाता है, चाहे वो मघा में हो, मूला में हो, चाहे वो अश्विनी में हो, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ लूप होल रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली इन दोनों ही केस में जो मैंने ज़्यादातर बर्थ चार्ट देखे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ और आपके बीच में कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल या इमोशनल गैप जरूर रहता है। सब कुछ अच्छा है, बट आप दोनों एक कमरे में साथ भी है, बट खुश नहीं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, टू चेक दैट थिंग। हाँ, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आपका चंद्रमा इन नक्षत्रों में है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है कि, और आपके लाइफ पार्टनर का चंद्रमा इन नक्षत्रों में नहीं है, तो ये स्ट्रांगली दिखाता है कि मैरिज में प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आपकी वजह से होगी। वहीं अगर मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर का चंद्रमा इन नक्षत्रों में है या 7th लॉर्ड इन नक्षत्रों में है, तो दिखाता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो काफ़ी हद तक मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या उनकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। सो रिमेंबर दैट थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने बात रखी है। तो हम बात करते हैं कि कौन से ऐसी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो दिखाते हैं कि मैरिज में सेटिस्फेक्शन ज़रूर आएगा, चाहे वो आज आए या धीरे धीरे समय के साथ आए। मैं मेरी मेरी बात ढंग से सुनना आप लोग, मेरे शब्दों को। मैंने ये कहा कि हो सकता है वो धीरे धीरे आए, या हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही, शादी के बाद ही आप बहुत अच्छे से खुश रहें हमेशा, एंड आई विश कि ऐसा हो हमेशा। पहला कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन, पहला, यदि आपके सप्तम भाव पे या 7th लॉर्ड पे, आपके तुम भाव के स्वामी पे यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, 2 से ज़्यादा शुभ ग्रहों की यदि दृष्टि है, जुपिटर की, शुक्र की, और कह लीजिए आप चंद्रमा की, तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं मैरिज जो है वो हो सकता है अभी स्टेबल ना हो, बट डेफिनेटली धीरे-धीरे उसमें सैटिस्फैक्शन डेवलप होगा, विद द टाइम वो होगा, ज़रूर होगा, डेफिनेट सी बात है। दूसरा कॉम्बिनेशन आप चेक कर सकते हैं कि यदि चंद्रमा आपके केंद्र में ही है, पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में चंद्रमा है, और उन पे जुपिटर या वीनस की दृष्टि पड़ रही है, या दोनों की दृष्टि अगर पड़ रही है, तो भी दिखाता है कि मैरिज में जरूर धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन आएगा ही आएगा। थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, चलो उससे पहले एक पॉइंट और देखिए आप लोग, हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे कि यदि आप मेल चार्ट की बात करें, यदि आप मेल हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो आप अपने बर्थ चार्ट में चेक करें कि जहाँ वीनस बैठे हैं उनसे सप्तम भाव पे कौन सा ग्रह बैठा है। मैं मेल चार्ट की बात कर रहा हूँ। आपके शुक्र देव से आप देखिए कि उनसे सप्तम स्थान पर कौन सा ग्रह बैठा है। यदि वो शुभ ग्रह है,
तो भी दिखाता है कि मैरिज में धीरे-धीरे सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि हर तरह से ज़रूर आएगी। यदि आप फीमेल चार्ट की बात करते हैं, तो वहाँ आप देखिए कि जो जुपिटर है आपके, गुरुदेव बृहस्पति है, उनसे सप्तम भाव में, उनसे 7 प्लेस अवे, उनसे 7 स्थान दूर कौन-सा ग्रह बैठा है। वो योग कारक है या नहीं है, मैलेफिक है या नहीं है, और ये शुभ ग्रह है यदि वो, तो डेफ़िनेटली ये भी दिखाता है कि हमारी मैरिज में सैटिस्फैक्शन धीरे-धीरे ज़रूर डेवलप होगा। यही कॉम्बिनेशन आप D9 चार्ट में भी ज़रूर देखिए। एंड द लास्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, दैट इज़ द दशा। यदि मान लीजिए आपके लाइफ में यदि केतु की दशा चल रही है, मैरिज के बाद या मैरिज के हो जाने के कुछ समय बाद, तो थोड़ा-सा आप ये कह सकते हैं कि आपका जो इमोशनल साइड है थोड़ा-सा वो इम्बैलेंस्ड है, उसकी वजह से आप थोड़ा-सा लो फ़ील करते हो मैरिज को लेकर, या आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन ना हो। और दूसरी बात, आप चेक करें आपके बर्थ चार्ट में किस ग्रह की दशा चल रही है। क्या वो मैलेफिक है? कहीं वो 6th लॉर्ड तो नहीं है, कहीं वो 8th लॉर्ड तो नहीं है, छठे भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी तो नहीं है, या कोई ऐसा ग्रह है जो 6th हाउस में बैठा हो, 8th हाउस में बैठा हो, 12th हाउस में बैठा हो, उसकी दशा तो नहीं चल रही है। तो ये दशा, अंतर्दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर दशा शुभ ग्रहों की है, शुभ भावों के स्वामियों की है, तो भी मैरिज में काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी धीरे-धीरे आप देखेंगे बढ़ती हुई देखी जाती है। यही सारे कॉम्बिनेशन आप एक बार D9 चार्ट में जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में तीनों पॉइंट्स के, चाहे वो हमने बात करी हो, फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ गुड लुकिंग पार्टनर और नॉट, सेकंड पॉइंट फाइनेंशियल सपोर्ट, थर्ड पॉइंट सैटिस्फैक्शन, ये आप D9 चार्ट में ज़रूर देखिए। इससे आप काफ़ी कुछ खुद से जज कर सकते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, आपके लाइफ पार्टनर आइडियल होंगे या नहीं होंगे। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आता है देन काइंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओम नमः शिवाय।